अब हम लोग आज नंबर सिस्टम का चौथी क्लास में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, उसके आगे फिर डिविजिबिलिटी रूल वगैरह भी देखेंगे। हम लोगों ने इससे पहली वाली क्लास में सम और विषम संख्याओं के वर्गों का योग कैसे निकालेंगे ये भी देख लिया था और कुछ क्वेश्चन भी देख लिए थे अच्छे वाले। हम लोग चौथे क्लास में भी उसी तरह के कुछ क्वेश्चन पहले देखेंगे, उसके बाद फिर टाइप वाइज डिविजिबिलिटी रूल, इकाई का यानी यूनिट डिजिट वगैरह भी आगे चल के देखेंगे। आज की क्लास में चलिए शुरू करते हैं। आज का देखिए पहला प्रश्न क्या है, उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ये अभी जो आप लोगों ने 3 नंबर क्लास देखी होगी उसी पर आधारित क्वेश्चन है और भी सिंपल से ही क्वेश्चन है। सिंपल का मतलब अच्छे हैं लेकिन सिंपल है। लिखा हुआ है उन तीन क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है। तीन ऐसी संख्याएं हैं जो क्रम से हैं। क्रम से होने का मतलब जैसे 3 4 5 है, 5 6 7 है, या 8 9 10 है, या 11 12 13 है। तीन संख्याएं हैं, तीनों क्रम से हैं, उनका गुणनफल आपको बताना है और उनका योग आपको 15 पता है। अगर आप 15 को सीधा कितने से भाग कर दें, 15 को भाग कर दें 3 से, 3 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। हमने बताया था आपको कि अगर भाग करेंगे तो कौन सी संख्या आएगी, हमेशा बीच वाली संख्या आएगी। तो आपके सामने जो 5 आया है, सम और विषम होता है तो आगे पीछे कितना करते हैं 2 2, और अगर किसी का मल्टीपल हो तो उतना आगे पीछे करते हैं। तीन संख्या, इसका मतलब एक संख्या इससे पहले भी है और एक संख्या इसके बाद भी है। तीनों संख्या क्रमागत है, इसका मतलब अगर ये 5 है तो इससे पहले क्या रही होगी, इससे पहले 4 रही होगी, और इससे पहले आगे वाली क्या रही होगी, 6 रही होगी। आप अगर ध्यान से देखें तीनों संख्याओं का योग 15 पता है, आप जोड़कर देख ले तो 6 4 10 5 कितना हो रहा है, 15 हो रहा है। अगर आपके दिमाग में ये नंबर ऐसे ही आ जाते हैं कि 4 5 और 6 लेने पर ये क्रम से भी है और इनका योग 15 भी है, तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं। जो नहीं सोच सकता है, 15 को 3 से भाग करेंगे क्योंकि 3 क्रमागत संख्या है। अगर 4 होती तो 4 से करते, 5 होती तो 5 से करते। 3 क्रमागत संख्या है तो हमने 15 को 3 से भाग किया तो जो 5 आया है ये बीच वाली वैल्यू आई। बीच में 5 है, इसका मतलब एक संख्या इससे पहले भी है और एक संख्या इससे बाद भी है। ये प्राकृतिक क्रमागत संख्याएं हैं तो इनमें हमने कुछ नहीं किया, बस एक इधर घटा लिया है तो 4 मिल गया है और इधर एक जोड़ लिया तो 6 मिल गई। अगर यही सम या विषम होती तो 2 घटाते और 2 जोड़ते। तो तीन संख्याएं कौन कौन हो गई, 4 5 और 6। इनका क्या पूछा गया, गुणनफल। तो इनका गुणनफल कर दो कितना, 4 5 और 6। 5 को 20 और 20 को गुणा करो कितना, 6 दूनी 12 120। तो तीनों संख्याओं का गुणनफल कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। तो प्रश्न का आंसर आपको कितना बताना होगा, 120 बताना होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है और उनका गुणनफल 320 है तो इन दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर क्या होगा। दो संख्याएं हैं आपके सामने, वो दो संख्या क्या क्या है देखो। दो संख्याएं हैं 1:5 के अनुपात में। अनुपात हटाते हैं तो x लग जाते हैं, एक ही है तो एक लिखा नहीं जाएगा, केवल x मान लो। तो एक संख्या x हो गई और एक संख्या क्या हो गई 5x। अब ये दोनों संख्याएं आ गई, क्योंकि ये अनुपात में था, अनुपात हटाया है तो x लगा दिया है, या x लगाने पर अनुपात हट जाता है, दोनों सेम चीजें हैं। अब देखो बताया गया कि उन दोनों संख्याओं का गुणनफल आपको 320 पता है। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल 320 पता है तो आप x गुणे में 5x बराबर कितना लिख लेंगे, 320 लिख लेंगे। दोनों को गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 5x², x से गुणा x² बन जाएगा, और बराबर में कितना लिख देंगे, 320 लिख देंगे। 5 से इसको कैंसिल कर देंगे, कितना, 5 छक्का 30 और 5 चौको 20। x² की वैल्यू आपके सामने 64 आएगी, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 8 आ जाएगी। x की वैल्यू जैसे ही आपके सामने 8 आई, आप दोनों नंबर निकाल सकते हो। पहला नंबर x है तो एक संख्या क्या आ जाएगी, ये पहली वाली संख्या x है तो x का गुणा करोगे तो यहाँ लाओगे, x की वैल्यू 8 है तो एक संख्या 8 हो जाएगी और एक क्या हो जाएगी, 8 पन 40। तो एक संख्या हो गई 8 और एक हो गई 40। पूछा क्या गया था, इनके वर्गों के बीच का अंतर। तो आप 40 का वर्ग पहले लिख दो, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 चौक 16 और डबल 0, 1600 हो जाएगा 40 का वर्ग। और 8 का वर्ग कर दोगे कितना, 8 अट्ठाई 64, तो 64 लिख दोगे। दोनों के बीच का अंतर पूछा है तो दोनों को क्या कर दो, आपस में घटा दो। 10 में से 4 जाएगा, यहाँ 6 बच जाएगा, यहाँ 9 में से 6 जाएगा तो 6, 7 8 9, यहाँ हो जाएगा 3 और यहाँ हो जाएगा 15। 1536 इसका सही आंसर हो जाएगा। दोनों संख्याओं के वर्गों के बीच का जो अंतर पूछा गया था वो अंतर निकाला गया कितना, 1536। सही है।
देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। लिखा हुआ दो संख्याओं के घनों का जो अंतर है वो 999 है। संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या है ये बताना है। 999 पढ़ने के बाद ऐसा लग रहा है किसी मॉल में शॉपिंग कर रहे हैं, स्लिप पढ़ना है ना। तो देखो दो संख्याओं के घनों का अंतर, संख्याएं क्या है 3:4 के अनुपात में, तो एक संख्या लिख लो 3 और एक लिख लो 4, दोनों में x लगा दोगे अनुपात हट जाएगा, तो एक संख्या हो गई 3x और एक संख्या हो गई 4x। तो दोनों संख्याएं 3x और 4x हो गई हैं। आपको पता क्या है दोनों के घनों का अंतर। इनका घन करोगे कितना, 3 का, पहले 4 का कर लो क्योंकि 4 बड़ा है ना। 4 चौक 16x घन है, तो 4 चौक 16 चौक 64 होगा। फिर 4 चौक 16 चौक 64x क्यूब, क्योंकि घन करना है तो घन का मतलब क्यूब होता है। और माइनस कर दो 3 त्रिक का 9 त्रिक 27x क्यूब, 27x क्यूब, और बराबर में लो कितना 999। दोनों संख्याओं का घनों का अंतर 999 है। दोनों संख्याएं 3:4 के अनुपात में, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या होगा। ठीक है, दोनों संख्या ये होंगे, दोनों का अंतर 9,999, तो 999 केवल ना। 64 से 27 घटा लोगे बच जाएगा कितना, 37 बचेगा। 7 3 10, 4 3 7, और 6 में से 2 जाएगा तो कितना 3 तो 5। हाँ ठीक है, 37x क्यूब की वैल्यू हो जाएगी कितना 999। 37 से इसको काटोगे तो x क्यूब की वैल्यू कितना आ जाएगी, 37 से पारा में कितनी बार जाएगा ये, 7 त्रिक 21, 7 चौक 28, 7 पचे 35, पूरा पूरा कितनी बार में जाएगा, 16। कितने से काटे इसको, 37, 37 किसी से कटेगा भी नहीं, और 37 का टेबल कितनी बार जाएगा, 27 बार चला जाएगा ये, 27 बार चला जाएगा। 37 गुणे में 27, 7 7 49 की 9 कैरी आ जाएगा 4, और 7 दूनी 14, और 7 त्रिक 21, 4 4 8 1 9, 2 1 3, 3 दूनी 6, 7 8 9। ठीक है, कितनी बार चला जाएगा ये, 27 बार चला जाएगा। 27 बार चला जाएगा तो इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 3 त्रिक का 9 त्रिक 27। हमने ये कैसे तय किया, हमने इकाई का अंक मिलाया। देखो 7 और 9 में कैसे करोगे, देखो 7 का पढ़ा आप पढ़ते हुए चले जाओ, 7 का नाम 7, 7 दून 14, 7 त्रिक 7 चौक 28, 7 पच्चीस 35, 7 छः 42, 7 7 49, 7 9 63, 7 10 70। कहीं नहीं आ रहा 9, तो इसका मतलब अब क्या करेंगे, 11 12 13 करके हम पहुँचे तो 17 में देखें 7 7 49 9 पड़ रहा, तो इसका मतलब है 17 में नहीं हो रहा तो 27 में हो जाएगा। तो हमने 37 को 27 से गुणा करके देख लिया तो 999 आ गया, क्योंकि 37 और किसी टेबल से कट नहीं सकता है, इसलिए हमको ऐसा ढूंढना पड़ा, यानी छोटी किसी टेबल से काट लिए होते। तो 37 का टेबल 27 बार में 999 को काट देगा, तो x क्यूब की वैल्यू आ गई 27, तो x की वैल्यू आ गई 3। छोटी संख्या पूछे थे, तो छोटी संख्या क्या हो जाएगी, छोटी जो संख्या है, बड़ा गंदा लिख गया, छोटी संख्या हमारे सामने है 3x, x की वैल्यू कितनी है 3, लाके गुणा कर दोगे तो कितना हो जाएगा 9, है ना, क्योंकि यहाँ देखो 3 और x की वैल्यू 3, तो 3 त्रिका कितना हो जाएगा 9, और पूछा क्या है छोटी संख्या का वर्ग, तो 9 का वर्ग कितना होगा 81। तो प्रश्न का आंसर क्या आएगा 81 आएगा। सही है, एक बार दोहरा रहे हैं, मिला लो। 3:4 के अनुपात में था, क्यूब कर दिया, 4 चौक 16 चौक 64, 3 का कर दिया 3 त्रिक का 9 त्रिक 27, दोनों को घटा दिया तो 37 आया डिफरेंस। 37 x क्यूब की वैल्यू 999, तो x क्यूब की वैल्यू 27, तो x की वैल्यू 3। छोटी संख्या पूछे थे तो गुणा कर दिया 3 त्रिक का 9, छोटी संख्या 9, तो 9 का वर्ग पूछा था, क्योंकि छोटी संख्या का वर्ग पूछा था, तो कितना आ जाएगा 9 81 आ जाएगा, है ना। दूसरा प्रश्न देखिए आपके सामने क्या लिखा है, लिखा हुआ 20 को 2 भागों में इस तरह से विभाजित करें कि भागों के वर्गों का योग कितना आ जाए, भागों के वर्गों का जो योग है
वो आ जाए 232। तो दोनों भाग क्या है? आपने देखा होगा कि इस प्रश्न में हमने ऑप्शन आपको पहले से रखे दे दिए। ऑप्शन इसलिए रखे दे दिए हैं क्योंकि ऑप्शन से बहुत आसानी से लग सकता है। शर्त क्या है? 20 को दो भागों में बांटना है। 20 को आप किन्हीं भी दो भागों में बांटोगे, दोनों भागों का योग तो रहेगा 20 ही। और ऑप्शन में दोनों भाग लिखे हैं और कहा गया दोनों संख्याओं के जब वर्गों को योग करते हैं तो कितना आता है? 232 आता है। तो आप देखिए यहाँ लिखेंगे 20 को दो भागों में बांटना है। पहला भाग इधर लिखना है और दूसरा भाग इधर लिखना है। ये दोनों भाग आएंगे, इन पे जो वैल्यू आएगी इनका क्या करेंगे? वर्ग करेंगे और जोड़ेंगे तो कितना आ जाना चाहिए? 232 आ जाना चाहिए। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर और यहाँ पर ऐसी कौन सी दो संख्याएं लिखी जिनको जोड़ने पर 20 आ जाए और दोनों को वर्ग करने पर कितना आ जाए? 232 आ जाए। अगर आप पहला ऑप्शन रखते हैं, यहाँ लिखते हैं 6 और यहाँ लिखते हैं 14, तो 14 6 20 बन जाएगा। एक शर्त तो पूरा के दोनों का योग 20 ही होना चाहिए। और 6 का वर्ग कर देंगे कितना? 36, और 4 का कर देंगे कितना? 196। दोनों को जोड़ देंगे, 6 6 12 की 2 कैरी 1 और 9 1 10 3 13 की 3 कैरी 1 1 1 2। आप देख लो इनका योग कितना बन रहा है? 232 बन रहा है। अगर ऐसा पहले ऑप्शन में ना मिलता तो हम दूसरा ऑप्शन रख के देखते क्या 8 और 12 दोनों संख्याओं को अलग अलग वर्ग करके जोड़ते हैं तो क्या 232 आएगा। ऐसा ही 4 16 के साथ करते और ऐसा ही 10 10 के साथ करते। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए जिसमें दोनों संख्याएं पूछी जाए तो ऑप्शन से करेंगे तो आप तरीके से बेहतर यानी कॉन्सेप्ट से जल्दी लगा देंगे ऑप्शन से क्वेश्चन को। तो जो क्वेश्चन ऑप्शन से लग सकते होंगे वो हम आपको ऑप्शन से बता देंगे, जो ऑप्शन से नहीं लग सकते होंगे उनको हम कॉन्सेप्ट से भी बता देंगे। फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए ये तरीका सबसे बेहतर है क्योंकि 20 को ऐसे दो भागों में बांटना है। अच्छा 20 को दो भागों में बांटा है तो ये इतना तो समझ में आता ही होगा कि दोनों का योग फिर से 20 ही बनेगा क्योंकि 20 को ही तो डिवाइड करके दो भाग करने हैं। एक संख्या मतलब 20 को दो हिस्सों में तोड़ा, एक हिस्सा 6 एक 14, दोनों का वर्ग करके जोड़ रहे हैं। 223 अगर आ गए तो वो ऑप्शन सही है, नहीं है तो हम लोग लिखते 8 12 और दोनों का वर्ग करते 8 8 64, 12 के 144 जोड़ते अगर 232 आता तो वो सही होता। इसी तरह 4 और 16 को देखते और इसी तरह 10 और 10 को देखते। फिलहाल 6 और 14 सही हो गया है क्योंकि 6 का वर्ग 36 होता और 14 का वर्ग 196 होता और दोनों का योग 332 हो रहा है। तो हमारे लिए फिलहाल इस समय इसका आंसर क्या आएगा? 6 कामा 14, दोनों संख्याएं 6 और 14 रहेंगी। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है आपके सामने। लिखा हुआ है दो संख्याओं का योग 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तद अनुसार उनके वर्गों का योगफल कितना होगा। ये बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखें दो संख्याएं हैं, कोई संख्याएं मान लो, एक संख्या अगर आप a मान लो और एक संख्या b मान लो तो दोनों संख्याओं का योग कितना है? 24। हमने एक संख्या a मानी है और एक संख्या b मानी। दो संख्याओं का योग आपको 24 पता है और उनका गुणनफल यानी a इंटू बी की जो वैल्यू है वो कितनी है? वो पता है आपको 143। और पूछा क्या गया है? उनके वर्गों का योग बताना, यानी a का वर्ग और प्लस में b का वर्ग, दोनों के वर्गों का योग आपको बताना है। वर्गों का योग बताना है आपको। ये a प्लस बी, ए इंटू बी और a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दे के कुछ याद आ रहा है? वही बचपन वाला फार्मूला याद रखना है। अच्छा ऐसे भी हो सकता था, दोनों तरीके से आपको देखो हम बता रहे हैं। अगर आपको फार्मूला याद आए तो आप फार्मूला से कर लो। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। जिसको फार्मूले से करना है वो फार्मूले से कर लेगा। देखो a प्लस बी की जगह कितना रख लो? 24 रख लो, ब्रैकेट बंद करो, स्क्वायर लगाओ। a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर की वैल्यू पूछी गई है और प्लस में 2 लिखो और a इंटू बी की वैल्यू आपको पता है कितना है? 143 पता है। गुणा कर देते इसको, देखो यहाँ हो जाएगा 6 और यहाँ हो जाएगा 8 और यहाँ हो जाएगा 2 और ये a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। यहाँ प्लस का निशान लगा लेते और 24 का वर्ग कितना होता? 576 लिख देते हैं। अब आपको बताना है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू, तो आप 576 लिखो और इससे घटा लो कितना? 286। 286 घटा दोगे तो 0 से 0 घट जाएगा, तो सॉरी 6 से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा? 0। 7 से 8 चला जाएगा तो कितना बच जाएगा? 9 और यहाँ बचेगा 4 में से 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 2। तो a स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना आ जाएगी?
290, और हमसे यही पूछा गया था कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर यानी दोनों संख्याओं के वर्गों का योग कितना आएगा, तो 290 आएगा। या तो आप इसको ऐसे कर लो, जिसको फार्मूला पता फार्मूले से रख के करेगा, या तो कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, जरूरी नहीं कि आपको फार्मूला याद ही हो। अगर आप ऐसा सोच सकते हो कि ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको जोड़ने पर 24 है और दोनों को गुणा करने पर कितना 143 है, तो दोनों संख्याओं का वर्ग आप लिख सकते हो। सही है, ऐसी दो संख्याएं ढूंढो जिनको जोड़ने पर 24 और गुणा करने पर 143 है। हम सोच रहे हैं लेकिन मिली नहीं अभी हमको, ठीक है, सोच रहे हैं, अगर मिल जाएगा तो बता देंगे अभी आगे। फिलहाल अगर आप इसको ऐसे कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर। ये वाला फार्मूला लगभग सबको पता होगा क्योंकि ये फार्मूला बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। कौन सा फार्मूला, देखो a प्लस बी का स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पर ए बी की वैल्यू पता थी 24 रख लिया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू पूछना था, प्लस में 2ab, यहाँ ए बी की वैल्यू रख के सॉल्व कर दिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू कितना है 290। और मैं हमसे यही पूछा गया था कि दोनों संख्याओं के वर्गों का योग क्या होगा। अगला देखिए लिखा हुआ, दो शून्योत्तर संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर कामा उनका गुणनफल तथा अच्छा योगफल है। ऐसी है कि उनका अंतर पहला है, अंतर के बाद योगफल, योगफल के बाद गुणनफल किस अनुपात में है, 1:5:36 के अनुपात में। ये क्वेश्चन समझो जरा एक बार आप ध्यान से, क्या कह रहा है। दो ऐसी संख्याएं हैं जिनका अंतर और उसके बाद उनका योगफल और उनका गुणनफल, और ये भी एग्जैक्ट नहीं अनुपात में पता है। पहले तो आप ऐसी दो संख्याएं लो, दो संख्याएं हम लोग मान लेते हैं ए और बी। तो पहले दो संख्याओं का क्या पता, अंतर पता, तो आप लिख लो a माइनस बी और फिर यहाँ अनुपात लगा लो, और उसके बाद पता है दो संख्याओं का योगफल, तो एक बार लिख लो a प्लस बी और उसके बाद इनकी अनुपातिक वैल्यू लिख दो 1:5। हमने ऐसा क्यों किया है, देखो ये जो 1:5:36 के अनुपात में लिखा है, ये पहले अंतर करके लिखा गया रहा होगा, फिर योग करके, फिर गुणा करके, फिर इसको काट के रेशियो में बना दिया गया 1:5:36 के अनुपात में। आपको बताना लास्ट में है उन सभी संख्याओं का योग क्या होगा। आप 5 ले लो या 5 और 36 ले लो, और वहाँ से क्या कर दो, पहले तो a और b का अनुपातिक वैल्यू निकालो, क्योंकि दोनों संख्याएं हैं कौन सी पहले ये पता करना पड़ेगा। तो हमने एक संख्या a मानी, एक b मानी, तो दोनों संख्याओं को पहले अंतर पता था तो अंतर लिख लिया, उसके बाद दोनों का योग पता था, दोनों को योग पता कर लिया, अनुपात लगा लिया क्योंकि ये अनुपातिक वैल्यू है, और सामने 1:5 लिख दिया है। हम यहाँ से a अनुपात b की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए इसके आगे कैसे कर लेंगे, आप इस वाले 1 का इसमें गुणा कर लो, 5 का गुणा इसमें कर लो, इसको करोगे तो हो जाएगा 5a माइनस का 5b और बराबर में a प्लस में b। दोनों घटा लोगे, 5a से 1a चला जाएगा, कितना है बचेगा 4a, और 5b और 1b मिलके जोड़ लोगे तो कितना हो जाएगा 6b। अब इसको काट देते हैं तो निकल जाएगा, 2 से काट दें, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। तो अगर आपसे a अनुपात b की वैल्यू पूछेगा तो आप कितनी बताओगे, a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 2, तो 3:2 के अनुपात में दोनों संख्याएं रही होंगी। यहाँ से हमको a अनुपात b का अनुपात पता चल गया है। इसके बाद आपको देखो क्या पता, इसके बाद आपको पता है ये जो 36 है ना, दोनों का गुणनफल है और अनुपातिक वैल्यू है, तो अनुपात हटाने के लिए एक लगाते ही लगाते हैं। तो यहाँ लिख दो कितना 36x, और दोनों संख्या के अनुपात में 3x और 2x के, क्योंकि ये अनुपात है, एक लगाओगे तो एक संख्या 3x बनेगी और एक संख्या क्या बनेगी 2x बनेगी, और दोनों संख्याओं का गुणा है तो यहाँ क्या लिख लो 3x और गुणे में क्या लिख दो 2x लिख दो, बराबर में लिख दो 36x। 36 में x इसलिए किए हैं क्योंकि ये एग्जैक्ट गुणनफल 36 नहीं, अनुपातिक वैल्यू, इसलिए इसमें भी x लगा दिए हैं। और दोनों संख्याएं तुमको 3:2 के अनुपात में पता थी तो दोनों में x लगा दिए, एक संख्या 3x और दूसरी संख्या 2x है। यहाँ से क्या करते हैं कि देखो इन दोनों को गुणा कर देते हैं, अच्छा ये काट दो, एक x से ये वाला x काट दो, अब गुणा करो कितना हो जाएगा 6x और बराबर में 36। 6 से काट दोगे तो x की वैल्यू कितना 6 छंग 36, x की वैल्यू 6 आ गई। पूछा क्या गया है, संख्याओं का योग क्या है, तो संख्या देखो क्या, एक संख्या 3x और दूसरी संख्या क्या 2x, योग पूछा गया तो इसका योग निकाल दूं। योग क्या बनेगा 3x और 2x मिलके कितना x बनेगा 5x बनेगा,
तो आप पहले लिखो 5 और x की वैल्यू कितना है 6, तो दोनों को गुणा कर दो तो 5 6 का कितना 30, तो दोनों संख्याओं का जो योग बनेगा कितना बन जाएगा 30 बन जाएगा हमारे हिसाब से। समझ गए होंगे, नहीं समझ गए होंगे तो वीडियो को दोबारा देख लेना, समझ जाएंगे। सही है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। लिखा हुआ 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का 56, तीसरी और पहली का 48 है, तो तीसरी संख्या क्या है। 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी को जब हम गुणा करते हैं तो कितना आता है, तो पहले आता है कितना 42, पहली और दूसरी का गुणा करते हैं, दूसरी और तीसरी का करते हैं तो 56, और तीसरी और पहली का करते हैं तो 48। इसका मतलब 3 संख्याएं आप मान लो, एक संख्या ए ले लो, एक बी ले लो, एक सी ले लो, 3 संख्याएं हो गई। देखो जब हम पहली और दूसरी का गुणा करते हैं तब आता है 42, और उसके बाद जब हम लोग करते हैं दूसरी और तीसरी को यानी बी और सी को तो कितना आता है 56, और जब करते हैं तीसरी और पहली को तो कितना आता है 48। वही 3 संख्याएं हैं, पहली और दूसरी का पहले गुणा किया गया, फिर दूसरी और तीसरी का किया गया, फिर तीसरी और पहली का किया गया है। आपको इसमें तीसरी संख्या बताना है, इसका मतलब आपको क्या बताना है, सी बताना है। ऐसा करते हैं कि देखो ए बी को क्या लिख देते हैं, 42 करना है, तो अगर हम लोग 6 × 7 कर दें, गुणनखंड कर दें, 7 6 42 हो जाएगा। अब ध्यान से देखना इस जगह पे एक चीज़, आप इस 42 को तो चाहे जैसे लिख लो, 6 7 लिख दिया, 6 7 42, तो देखो ए की वैल्यू अगर 6 तो बी की वैल्यू 7 हो गई। अगर बी की वैल्यू यहाँ पर 7 है तो बी की वैल्यू 7 यहाँ पर भी होगी, इसका मतलब यहाँ पर एक 7 होगा, अगर 7 यहाँ होगा तो यहाँ 8 होगा, क्योंकि 7 × 8 = 56 हो सकता है। और अगर सी की वैल्यू यहाँ 8 है तो इसका मतलब यहाँ भी 8 होगी, तो एक संख्या 8 होगी, तो 8 6 48 होता है। और देखो ध्यान से, यहाँ पर ए की वैल्यू 6 थी, यहाँ पर भी ए की वैल्यू 6 आ गई है, यहाँ पर बी की वैल्यू 7 थी, यहाँ पर भी बी की वैल्यू 7 आ गई है, यहाँ पर सी की 8 थी, यहाँ पर भी सी की 8 आ गई। इसका मतलब है कि एक संख्या 6 ले लो और एक संख्या 7 ले लो, और एक संख्या, एक 6 हो गई, एक 7 हो गई, एक 8 ले लो। अगर ये संख्या 6 7 और 8 हो तो देखो पहली 2 संख्याओं को गुणा, 6 7 42 हो जाएगा, और 7 8 56 हो जाएगा, और 8 6 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। आपको ये ढंग से याद रखना, अगर आपने 7 को इधर कर लिया, 6 को इधर कर दिया तो गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 6 ले लोगे तो फिर क्या करोगे, 6 अगर यहाँ लो लेंगे तो गुणा में नहीं आ जाएगा। तो कब 6 और 7 आगे कैसे करना, ये ध्यान रखना है, क्योंकि 2 संख्याएं लेनी है, इनमें से जो b की वैल्यू यहाँ पर होगी वही ना b की वैल्यू यहाँ पर लेनी पड़ेगी, और जो c की वैल्यू यहाँ पर लेंगे वही वाली c की वैल्यू यहाँ पर लेना पड़ेगा, और यहाँ पर a की वैल्यू वही लोगे जो ऊपर a की वैल्यू लिया है। तो पहले हमने 42 को 6 और 7 में तोड़ दिया, हो सकता है आप पहले 7 और 6 में करो, पहले गलत हो जाएगा फिर सही कर लेना। तो 7 6 42 हो गए, फिर 7 8 56 हो गया, और 8 6 48 हो गया। हमने एक संख्या 6 ले ली, एक 7 ले ली, एक 8 ले ली, यानी पहली 6 है, दूसरी 7 है और तीसरी 8 है। अब पहली 2 का गुणा 42 आ रहा है, और दूसरी तीसरी का 56 आ रहा है, तीसरी और पहली का 48 आ रहा है। हमसे पूछी तीसरी संख्या गई थी, तो तीसरी संख्या क्या है आपके सामने, तीसरी संख्या आपके सामने है 8। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तीसरी संख्या 8, सी की वैल्यू 8 है और तीसरी संख्या सी ही थी, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। सही है। देखेंगे अगला क्वेश्चन क्या लिखा है। लिखा हुआ 4 क्रमागत अभाज्य संख्याएं जो आरोही क्रम में लिखी हैं, उनमें पहली 3 संख्याओं का गुणनफल 385 और अंतिम 3 संख्याओं का गुणनफल 1001 है, तो उनमें से सबसे बड़ी संख्या क्या है। देखो 3 क्रमागत अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं हमने पहली क्लास में बताया था जब नंबर सिस्टम शुरू किया था। अभाज्य संख्या कौन सी संख्या, जिस संख्या के केवल 2 ही गुणनखंड हों वो कैसी संख्या है, अभाज्य संख्याएं। जैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 या तो 2 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, उसके बाद 3 या तो 3 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, फिर 4 नहीं होगी फिर होगी 5 या तो 5 से कटेगी या तो 1 से कटेगी, फिर 6 नहीं होगी फिर होगी 7 या तो 7 से कटेगी या तो 1 से कटेगी। यानी ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, अर्थात जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, वो कैसी संख्या, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या समझ गए। उसके बाद देखो लिखा है आरोही, आरोही का मतलब छोटे से बड़े की तरफ, छोटे से बड़े की तरफ। और 3 कैसी हैं, 4 क्रमागत। देखो क्रमागत भी हो, अभाज्य भी हो और आरोही क्रम में भी हो। इसका ये मतलब है कि अगर आप सबसे पहली अभाज्य संख्या लेते हैं 2, तो 2 से अगली 3 होती तो 3 लो, 3 से अगली 5 होती तो 5 लो।
या अगर आपने पहले 5 लिया है तो 5 के बाद 6 नहीं होती तो 7 लो, 7 के बाद 8 नहीं होती तो फिर 9 भी नहीं होती, 10 भी नहीं होती तो 11 ले लो। मतलब जो तीनों अभाज्य संख्या हो वो क्रम से हो और आरोही क्रम में हो। इसका मतलब है कि बढ़ते क्रम में छोटे से बड़े की तरफ जो होता है उसको आरोही कहते हैं, और अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ होता है। सही है। 3 संख्याएं हैं। अगर आप पहली संख्या a मान लें, इन सबको हम मान के चलते हैं कैसी संख्या है, अभाज्य संख्या, और आरोही क्रम में भी लिख रहे हैं। तो पहली, दूसरी, तीसरी, ये सबसे छोटी अभाज्य, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तीनों का गुणनफल आपको देखो क्या बताया गया है, पहली 3 का। अच्छा 4 है तो एक और ले लो, a b c d ले लो। अब देखो क्या बताया गया, पहली 3 का गुणनफल आपको पता है, पहली गुणे दूसरे और गुणे तीसरी, तीनों का गुणनफल कितना, 385। और फिर अंतिम 3 का मतलब कि b गुणे c और गुणे d, कितना पता है, 1001। आपको बताना क्या है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या, इसका मतलब आपका टारगेट d है, d की वैल्यू निकालना है। इतना डाटा आपके सामने है। 4 संख्याएं हैं, एक संख्या a है, एक b है और एक c और एक d है। पहली 3 का गुणा करने पर 385 आएगा और अंतिम 3 का गुणा करने पर 1001 आएगा। तो आपको d वाली वैल्यू बतानी है। और सारी संख्याएं कैसी हैं, अभाज्य संख्याएं। इसमें एक चीज़ जरा आप ध्यान से देखो, b और c इसमें भी है, b और c इसमें भी है। इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, इससे पहले हम आपको एक चीज़ बताते हैं, उसको समझो ज़रा। जैसे देखो आपके सामने 2 संख्याएं का अगर गुणा पहले हम लिख दें 10, ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन नहीं है, ठीक है, इसको समझ लो तो फिर उस क्वेश्चन को बताते हैं। फिर उसके बाद 2 संख्याएं b और c लिख देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 15 लिख देते हैं। अगर आप देखें इस 10 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 2 लिख दें, और इस वाले 15 को क्या लिख दें, 5 गुणे 3 लिख देंगे। आप देखेंगे 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, इसका मतलब इसमें भी 2 है, सॉरी इसमें भी b है और इसमें भी b है। तो आप लोग b की वैल्यू क्या लिख सकते हो, 5 लिख सकते हो, और a की वैल्यू क्या, 2 लिख सकते हो। और b दोनों जगह कॉमन था, दोनों जगह देखो ये भी कॉमन हो गया है, और c की वैल्यू 3 लिख सकते हो। अब देखो अगर एक बार ये चीज़ अगर आप यहाँ सोच रहे हो कि चलो ये तो छोटी संख्या थी, आप जान गए कि गुणा कर दो, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 5 से 15 हो जाएगा, लेकिन हम ये कैसे जानेंगे, क्योंकि 1001 है। यहाँ पे कॉमन क्या है, देखो यहाँ पे b और c कॉमन है, तो 2 संख्याएं कॉमन है। अब अगर इसी में देखो, अभी आपके सामने जो कॉमन संख्या थी वो 5 थी, हम लोगों ने यहाँ गुणनखंड करके निकाला। अगर आप इसको क्या कर देते, 10 और 15 को लिखते और इसका निकाल देते HCF, तो पहले कितने से काटते, 5 से ही काटते, 5 दूना 10, 5 से 15, आगे कटता नहीं, तो इसका जो HCF होता है वो कितना आ जाता, 5 आ जाता। और HCF का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाल लिया है। तो हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका निकाल देंगे पहले दोनों का, यानी 385 और 1001 का निकाल देंगे HCF, जिससे कि जो कॉमन फैक्टर होगा वो निकल आएगा। कॉमन फैक्टर क्या है, देखो BC इसमें भी, BC इसमें भी, इसका मतलब है कि 385 में BC के गुणा के साथ साथ एक संख्या A है जिसको गुणा करने पर ये बना है, और वही वाला BC का गुणा इसमें भी, उसके बाद D से गुणा करके यहाँ बना है। तो अगर हम HCF निकालेंगे तो BC का गुणा आपको बाहर निकाल के मिल जाएगा, क्योंकि जो कॉमन फैक्टर होगा वो बाहर आ जाएगा। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर करेंगे, यानी HCF निकाल देंगे। तो उसके लिए देखो आगे क्या करना होगा, आप निकाल दो HCF किसका, 385 और 1001 का। कटेगा किससे, 11 से कटेगा। तो सबसे पहले 11 से काट लो, तो 11 से 33 और 11 पचे 85, और फिर 11 से इसको काटोगे तो कितना, 11 9 99 और 11 91 11। अब कितने से कटेगा, 7 पचे 35, 13 7 91 कटेगा 7 से, हाँ कट जाएगा। 7 पचे 35 तो 13 7 91। अब 13 आ गया, अब कट नहीं सकता क्योंकि 13 किसी संख्या से कटती नहीं, वो खुद ही एक अभाज्य संख्या है ना। अब देखो इसका जो HCF आया है 11 7 77 आया है, HCF 77 आया है। इसका ये मतलब है कि इसका जो कॉमन फैक्टर है वो 77 है, या यूँ कह दो कि B इंटू C की वैल्यू 77 है, दोनों में से कुछ भी बोल सकते हो। तो अब आपको चाहिए किसकी वैल्यू, D की वैल्यू।
a इंटू बी की वैल्यू पता चल गई तो हम a इंटू बी की वैल्यू यहाँ रख के भाग कर दें इसको तो d की वैल्यू निकल जाएगी। और अगर a की पूछे होते तो b और c की यहाँ रख के 77 भाग कर देते तो a की निकल जाती। हमसे सबसे बड़ी संख्या पूछी है तो सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, d, क्योंकि ये क्रमागत अभाज्य संख्या है तो ये छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी और उससे बड़ी है और आरोही क्रम में लिखी, इसका मतलब छोटे से बड़े के क्रम में लिखी तो d सबसे बड़ी होगी। अगर यही अवरोही क्रम में होती तो सबसे बड़ी a होती, क्योंकि अवरोही में बड़े से छोटे की तरफ लिखते हैं और आरोही में छोटे से बड़े की तरफ लिखते हैं। क्लियर है यहाँ तक? तो आप बी सी की वैल्यू यहाँ कितनी लिख दें, बी सी की जगह लिख दें 77 और इंटू में डी लिख दें और बराबर में कितना लिख दें 1001 और डी की वैल्यू जाननी है तो आप लिख देंगे 1001 और भाग कर देंगे कितने से 77 से, डी की वैल्यू आ जाएगी। 11 से काट देंगे हम लोग, 11 से अभी काटे तो कितना 11 ने 99 और 11 के नाम 11 और 11 सत्ते 77, 7 से काट दोगे 13 सत्ते 91। इसका मतलब है सबसे बड़ी संख्या डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13 आ जाएगी। अगर आपको ए की वैल्यू जाननी होती कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या बताओ तो आप बी सी की वैल्यू 77 रख के इसको भाग कर लेते तो ए की छोटी वैल्यू आ जाती जो कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या इन चारों में से थी तो सबसे छोटी संख्या निकाल पाते। तो आपसे फिलहाल सबसे बड़ी संख्या पूछी थी क्योंकि देखो लिखा हुआ है सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो इन चारों में से सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 13 है तो इस प्रश्न का आंसर कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। देखें लिखा हुआ 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। उस नई संख्या को 7 से विभाजित करने पर 98 भागफल प्राप्त होता है तो अज्ञात संख्या ज्ञात करें। पूरी कहानी क्या है समझे पहले। एक कोई संख्या है, एक संख्या है 71, तो संख्या है 71, ये संख्या है 71। कह रहे हैं एक अज्ञात संख्या, अज्ञात का मतलब आप कोई भी एक संख्या मान लो। अज्ञात संख्या अगर x मान रहे हो तो आप अज्ञात संख्या x मान लो। अज्ञात संख्या से गुणा किया जाता है तो गुणनफल कितना बनेगा, ये 71x बन जाएगा। कह रहे हैं कि जो अज्ञात संख्या से गुणा करने के बाद गुणनफल प्राप्त होगा उसमें 47 जोड़ा जाएगा। तो अज्ञात संख्या देखो 71 को एक अज्ञात संख्या से गुणा करेंगे तो गुणनफल कितना आ जाएगा 71x। गुणनफल में 47 जोड़ने के लिए बोले तो गुणनफल में कितना जोड़ दिया है 47 जोड़ दिया है। 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती, यही वो नई संख्या है जो प्राप्त हो गई है। 71 को एक अज्ञात संख्या वो हमने x मान लिया है, 71 को एक अज्ञात संख्या से गुणा करेंगे तो भाग गुणनफल आएगा 71x और कह रहे हैं गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो हमने गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की और नई संख्या को कितने से भाग करना है 7 से भाग करना है। 7 से विभाजित किया जाता तो बटे में लिख लो 7 और फिर भागफल कितना प्राप्त होता है 98। अज्ञात संख्या ज्ञात करना, इसका मतलब है कि यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, बस इतनी सी बात है। जो इतना बड़ा क्वेश्चन ऊपर लिखा है वो यही है। 71 हो गए, 71 को एक अज्ञात संख्या से गुणा किया, अज्ञात संख्या हमने x माना तो गुणनफल आया कितना 71x। 47 जोड़ा जाएगा उस गुणनफल में तो हमने 47 जोड़ दिया है। फिर जो एक नई संख्या प्राप्त हुई, नई संख्या क्या प्राप्त हुई है 71x प्लस 47, इसको 7 से डिवाइड किया जाता है तो भागफल 98 आता है। तो वो अज्ञात संख्या क्या, अज्ञात संख्या का मतलब आप अगर x की वैल्यू निकाल देंगे तो वो अज्ञात संख्या आ जाएगी आपके सामने। सही है, तो आप क्या करें इसको इधर गुणा कर दें, इधर लिख दे देखो कितना 71x प्लस में लिख दें 47 और बराबर में 8 सत्ते 56 की 6 कैरी बचेगा 5 और 7 9 के 63, 63 और 5 3 कितना 8, कितना हो जाएगा 63 5 68। अब ये 47 प्लस में उधर जाएगा तो घट जाएगा तो आप लिख लें 71x बराबर में 686 माइनस 47। 6 से 7 जाएगा तो कितना बच जाएगा 9 बच जाएगा कैरी लेने के बाद, और यहाँ 7 में से 4 तो बचेगा कितना 3 और फिर कितना आ जाएगा 6। 71x की जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी 639। तो x बराबर कितना लिख दोगे 639 और बटे में कितना 71, 71 आ जाएगा। कितनी बार जाएगा 1 का 9 से गुणा करोगे 9 1 9 और 7 9 1 63, तो कितनी बार में जाएगा 9 बार में पूरा पूरा चला जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9 आ जाएगी। और हमसे वही पूछा गया था x की वैल्यू, क्योंकि अज्ञात संख्या क्या थी, तो अज्ञात संख्या क्या है
9 है। एक बार फिर से ध्यान से समझें, 71 को एक अज्ञात संख्या से गुणा किया, हमने एक 71 संख्या माना, अज्ञात संख्या x माना है। ये तो पता ही था ना, 71 नहीं माना है, अज्ञात संख्या x माना है। 71 तथा एक अज्ञात संख्या, तो 71 को x से गुणा किया तो आ गया 71x। कह रहे हैं जो गुणनफल प्राप्त होगा उसमें 47 जोड़ेंगे, तो गुणनफल प्राप्त हुआ था हमको 71x, उसमें 47 जोड़ दिया है। अब एक नई संख्या प्राप्त हो गई जो कि 71x प्लस 47 है, और उसको 7 से डिवाइड करना, तो हमने डिवाइड में 7 लिखा, तब जाके भागफल 98 आया, बराबर में 98 लिख दिया। यहाँ से x की वैल्यू निकालना, 7 के अंदर गुणा किया तो 686 हो गए, तो हमारे सामने वैल्यू बनी 71x प्लस 47 इक्वल टू कितना, 686। अब 71x 686 माइनस 47, 71 से घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 639। 639 को 71 से डिवाइड कर देंगे तो x की वैल्यू 9 आ जाएगी, जबकि अज्ञात संख्या हमने x मानी थी, तो अज्ञात संख्या की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, लिखा हुआ है यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाए तो गुणनफल क्रमशः 247 तथा 114 आता है, तो उन संख्याओं का योगफल कितना होगा। चलिए देखते हैं कैसे होगा। दो संख्याएं हैं, पहले एक संख्या मान लो a और एक संख्या मान लो b। फिर क्या बताएगा, यदि दो संख्याओं के योग को उन संख्याओं से अलग अलग गुणा किया जाता है, इसका मतलब उनका योग, एक बार उनका योग देखो कितना बनेगा, a प्लस b, ये योग बना। दोबारा फिर कितना बनेगा, a प्लस b दूसरी बार। दोनों से अलग अलग गुणा किया, इसका मतलब एक बार a से गुणा किया जाए और एक बार b से गुणा किया जाए। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। यदि दो संख्याओं के योग को, पहले तो दो संख्या पता हूं, तो एक संख्या a एक b, उन संख्याओं से अलग अलग दो संख्याओं के योग, तो दो संख्याएं ये पता, उनका योग एक बार बनेगा a प्लस b, एक बार फिर a प्लस b। अलग अलग गुणा करने का मतलब कि इनके दोनों के योग को एक बार a से और फिर इन दोनों के योग को एक बार b से गुणा करते हैं, तो सबका ये गुणनफल है, कितना आ रहा है, 247 और बताया गया है 114। लास्ट में पूछा क्या गया है, उन संख्याओं का योगफल क्या है, यानी लास्ट में हमको बताना है a प्लस बी की वैल्यू, हमारा टारगेट है a प्लस बी की वैल्यू आपको बतानी है कि कितनी निकल कर आएगी। क्या कर सकते हैं इसमें, ऐसा करते हैं, इन दोनों को समीकरणों को दोनों को जोड़ देते हैं। जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा, देखो इसके लिए जगह खाली कर देते हैं इधर, तो बताते हैं। देखो आपको ये दोनों जोड़ने हैं। जोड़ोगे कैसे, देखो अगर आप इसको समझ पाओ, इस वाली लाइन को कैसे लिख दें, ऐसे ही लिखा रहने दो। जोड़ेंगे तो ऐसा करते a प्लस बी इसमें भी, a प्लस बी इसमें है, तो कॉमन उठा देते हैं a प्लस बी। a प्लस बी कॉमन उठा देंगे तो बचेगा क्या, ऐसे लिख के जोड़ो, ज़्यादा सही रहेगा। देखो a प्लस में b, फिर इंटू में a, और प्लस फिर a प्लस में b इंटू में b, और इन दोनों को अलग अलग जोड़ दो, 247 और प्लस में कितना, 114। हमने बस ऐसे लिख दिया, इसको जोड़ लिया दोनों को, इन दोनों को एक तरफ जोड़ लिया, इन दोनों को एक तरफ जोड़ लिया ना। इधर तो जोड़ ही दोगे आसानी से, कितना 7 4 11, और इसके बाद कितना 4 5 1 6 और 2 1 3, 361 आ जाएगा इनका योग। इधर आप देखो a प्लस बी इसमें भी, a प्लस बी इसमें भी, तो ऐसा करो a प्लस बी कॉमन उठा लो। a प्लस बी कॉमन उठा लोगे तो यहाँ बचेगा केवल ये वाला a, और यहाँ बचेगा केवल b, और बीच में ये वाला प्लस का निशान। तो एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में फिर a प्लस बी, और कितना आ जाएगा 361। अगर एक बार एक ब्रैकेट में a प्लस बी फिर एक ब्रैकेट में a प्लस बी लिखा है, तो क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते हैं कि a प्लस बी का स्क्वायर, क्योंकि अगर आपके सामने 5 प्लस 5 लिखा है, इंटू लिखा है, देखो हाँ, क्योंकि बीच में इंटू का निशान, अगर 5 इंटू 5 लिखा तो आप 5 की पावर 2 लिख सकते हो। 4 गुणे 4 लिखा तो इसको 4 की पावर 2 लिख सकते हो।
अगर 2 गुणे 2 लिखा है तो इसको 2 की पावर 2 लिख सकते हो, क्योंकि देखो 5 पच्चे 25 हो गए, तो 5 का स्क्वायर करोगे तब भी 25 आएगा। 4 गुणे 4 है, 4 का क्यूब करोगे तब भी 16 आ जाएगा, क्योंकि 4 चौक 16 होता, 2 दूना 4 होता, 2 का वर्ग करोगे तब भी कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ये जो a प्लस बी इंटू ए प्लस बी लिखा है, तो हम इसको क्या लिख दिए हैं, a प्लस बी का स्क्वायर लिख दिए, क्योंकि 2 ब्रैकेट में a प्लस बी 2 में था, और बराबर में क्या लिखा है 361। अब 361 को और क्या लिख सकते हैं, 361 को लिख देते हैं कितने का वर्ग है ये, क्योंकि ये स्क्वायर हटा दो बस काम हो जाए, क्योंकि हमको a प्लस बी निकालना है। तो कितने का वर्ग है, 19 का है, 19 का वर्ग। ये स्क्वायर से स्क्वायर काट दो, a प्लस बी की वैल्यू कितना आ जाएगी, 19। और हमसे पूछे क्या थे, दोनों संख्याओं का योग ही तो पूछा गया था, दोनों संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, 19 आ जाएगा। सही है, ठीक है। जो आपने जो क्वेश्चन नहीं समझ में, आप इसको दोबारा वीडियो चला के देख सकते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम आपको बताएंगे अगले वीडियो में जिससे आगे क्वेश्चन है। हमें लग रहा है 5 नंबर जो क्लास होगी नंबर सिस्टम की, उसमें हम आपको डिविजिबिलिटी रूल बताएंगे, विभाजकता का नियम। तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। बाकी ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।